Hello everybody, we'll continue with the subject steel structure design using limit state method. We were discussing the topic bolted connections. The prerequisites for the subject are IS 800-2007 and steel tables of any standard publication. So far we've discussed an introduction to IS 800-2007 where we discussed various clauses of the code. We've discussed what are bolted connections, pitch, gauge, edge and end distances and the patterns of bolting. In today's lecture, we'll be discussing types of bolted joints. So the axial loads are assumed to pass through the center of gravity of the group of bolts. तो जो भी group of bolts हैं, जो भी आप members यूज कर रहे हैं और जो भी आपका bolted जो भी पैटर्न आप यूज कर रहे हैं तो उस पैटर्न की कुछ सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी. उस सेंटर ऑफ ग्रेविटी से हम एक्सपेक्ट करते हैं या हम अज्यूम करते हैं कि जो लोड है वो पास करेगा. तो हमारे पास मेनली दो टाइप के बोल्टेड जॉइंट्स होते हैं. एक को बोला जाता है लैप जॉइंट और दूसरे को बोला जाता है बट जॉइंट. अब ये जॉइंट्स आपने वर्कशॉप में देखे होंगे. सो लेट्स डिस्कस देम इन डिटेल. तो लैप जॉइंट्स क्या है? लैप जॉइंट क्या होता है कि जब आप दो मेंबर्स, अब यहाँ पे हम मेंबर्स को मानने के लिए क्या मानेंगे कि दो प्लेट्स हैं. आप दो प्लेट्स को क्या कर रहे हैं, एक के ऊपर एक प्लेस कर दे रहे हैं और ये देख सकते हैं आप लैप लेंथ. लैप लेंथ मतलब जो ओवरलैप लेंथ है, तो इसको हम जनरली क्या बोलते हैं, लैप डिस्टेंस या लैप लेंथ. तो ये ओवरलैप की जो लेंथ है हमारे पास उसे हम कंसिडर करेंगे. अब जब आप दो प्लेट्स को ओवरलैप कर रहे हैं तो क्या होगा कि एक प्लेट का लोड यहाँ पे एक्ट कर रहा है और दूसरी प्लेट का लोड यहाँ पे एक्ट कर रहा है. तो अगर आप देखेंगे तो ये जो दोनों लोड्स हैं ये एक लाइन में एक्ट नहीं कर रहे हैं. आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये दोनों लोड्स जो है वो एक लाइन में एक्ट नहीं कर रहे हैं. तो देखते हैं लैप जॉइंट्स क्या होते हैं. द टू मेंबर्स टू बी कनेक्टेड आर ओवरलैप. ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि दो मेंबर्स को आप सिंपली क्या कर रहे हैं, एक के ऊपर एक रख रहे हैं, ओवरलैपिंग कर रहे हैं. द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस मतलब CG of loads are not the same for the connected members, hence eccentricity is introduced. क्योंकि line of action जो है वो सेम नहीं है. हम यहाँ देख सकते हैं एक का line of action ये है एक लोड का और दूसरे लोड का line of action क्या है, ये है. क्योंकि दोनों प्लेट्स में क्या एक्ट कर रहा है, टेंशन एक्ट कर रही है. तो दोनों प्लेट्स के सेंटर पे वो फोर्स एक्ट करेगी या टेंशन एक्ट करेगी. तो उससे क्या होता है, ये दोनों फोर्सेस हैं ये कुछ डिस्टेंस पे हैं और ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका, इसेंट्रिसिटी. तो यहाँ पे जब भी आप लैप जॉइंट्स की बात करेंगे तो लाइन ऑफ एक्शन अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ तो लाइन ऑफ एक्शन जो है वो क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा. और इस लाइन ऑफ एक्शन की वजह से क्या इंट्रोड्यूस हो जाएगी, कुछ इसेंट्रिसिटी इंट्रोड्यूस हो जाएगी. और हमें प्रीवियस नॉलेज से पता है इसेंट्रिसिटी कभी भी हमारे जॉइंट के लिए अच्छी नहीं होती है. सो दीज टू फोर्सेस, अब क्योंकि आपने दो डिफरेंट लेवल्स पे फोर्सेस बना दी हैं, ये फोर्सेस क्या फॉर्म कर देंगी, एक कपल बना देंगी. कपल क्या होती है, इक्वल फोर्सेस एक्टिंग इन डिफरेंट डायरेक्शंस और डिफरेंट प्लेन पे मतलब वर्टिकल प्लेन जो है वो तो सेम है पर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल प्लेन्स पे डिफरेंट प्लेन्स पे एक्ट कर रही है. वर्टिकल प्लेन इनका क्या है, सेम है. तो ये जो दो फोर्सेस हैं P और ये वाला P, ये क्या बना देंगे, एक कपल बना देंगे. इस कपल की वजह से जो यहाँ पे बोल्ट अटैच्ड है इस बोल्ट में क्या इंट्रोड्यूस हो जाएगा, बेंडिंग स्ट्रेसेस. आप बोल्ट भी हो सकता है, यहाँ पे रिविट भी हो सकता है, तो हम वर्ड यूज करेंगे फास्टनर्स. तो जो भी आप बोल्ट या रिविट कोई भी चीज यूज कर रहे हैं तो उसमें क्या इंट्रोड्यूस हो जाएगी, बेंडिंग स्ट्रेसेस. किसकी वजह से आए बेंडिंग स्ट्रेसेस, कपल की वजह से आए. अब क्या होगा, क्योंकि इस बोल्ट पे बेंडिंग स्ट्रेसेस आ गए, ये फेल कर सकता है किसकी वजह से, टेंशन की वजह से. तो ये इंपॉर्टेंट है कि पहले तो आपने ओवरलैपिंग करी, ओवरलैपिंग करने से क्या हुआ, लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं रही, लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं रहने से क्या हुआ, इसेंट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई. इसेंट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई और लाइन ऑफ एक्शन भी सेम नहीं था तो क्या बन गया, कपल बन गया. कपल ने क्या प्रोड्यूस किया, बेंडिंग स्ट्रेसेस प्रोड्यूस करे और उसकी वजह से जो आपका फास्टनर है, बोल्ट है, वो क्या कर सकता है, फेल कर सकता है. तो
ये सारी जो है ये प्रॉब्लम्स हैं किसके साथ, लैप जॉइंट के साथ। टू मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ बेंडिंग, अभी तो हम देख रहे हैं यहाँ पे हमने कितने बोल्ट्स यूज करे हैं, एक ही बोल्ट यूज करा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक ही रो है या एक ही कॉलम है बोल्ट्स का। तो आप अब क्या करो, आपने लैप जॉइंट यूज करना ही है, तो आप क्या कर सकते हो, आप एलिमिनेट तो नहीं कर सकते, खत्म तो नहीं कर सकते, पर मिनिमाइज कर सकते हो इस बेंडिंग को। और मिनिमाइज कर कैसे करा जा सकता है, अगर आप एटलीस्ट 2 बोल्ट्स यूज करें, मतलब 2 रोज या कॉलम्स यूज करें, मिनिमम 2 कॉलम्स यूज करने चाहिए हमें जब भी हम क्या यूज कर रहे हैं, लैप जॉइंट। 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं पर मिनिमम कितने रखेंगे, हम 2 रखेंगे, सिंगल में कभी भी नहीं करेंगे, क्योंकि आपके बेंडिंग स्ट्रेसेस इंट्रोड्यूस हो जाएंगे और ज्यादा हो जाएंगे, और उसकी वजह से आपका जो फास्टनर है, बोल्ट है, रिवेट है, वो क्या कर जाएगा, फेल कर जाएगा। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं लैप जॉइंट की। अब हम कुछ और देखते हैं लैप जॉइंट के बारे में कि ग्रिप लेंथ क्या होती है। ये जो ये टोटल थिकनेस है आपके मेंबर की, अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूं और दूसरे मेंबर की थिकनेस को अगर हम ऐड कर दें तो क्या बनता है, ग्रिप लेंथ बनती है। तो ये वाली इस प्लेट की थिकनेस या इस मेंबर की थिकनेस और नीचे वाले मेंबर की थिकनेस जब टोटल बनती है तो वो क्या फॉर्म कर देती है, ग्रिप लेंथ फॉर्म कर देती है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं दिस इज द ग्रिप लेंथ ऑफ द जॉइंट। तो जो ग्रिप लेंथ है वो कोड बोलता है कि वो 5D से कम हो, अगर 5D, डी क्या है, डायमीटर ऑफ द बोल्ट। तो अगर आपके पास 20 mm डायमीटर का बोल्ट है तो आपके पास ग्रिप लेंथ 5D कितना हो जाएगा, 5D विल बी इक्वल टू 5 × 20 विच इज इक्वल टू 100 mm। तो अगर आपकी ग्रिप लेंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे, ग्रिप लेंथ को कैलकुलेट करने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ, थिकनेसेस ऐड कर सकती हूँ, T1 प्लस T2। T1 क्या है, T1 इज द थिकनेस ऑफ अपर प्लेट, एक प्लेट की थिकनेस T1 है और दूसरी प्लेट की थिकनेस कितनी मान ली मैंने, T2। तो अगर ये T1 प्लस T2 जो है वो किससे कम होना चाहिए, T1 प्लस T2 शुड बी लेस देन 5 टाइम्स D, और D कितना लिया था हमने, 20 mm इस केस में। तो अगर ये वैल्यू ये सेटिस्फाई हो रहा है तो वो कोड बोलता है कि जो बेंडिंग स्ट्रेसेस हैं, जो हमने अभी पिछली स्लाइड में डिस्कस किए थे कि लैप जॉइंट में बेंडिंग स्ट्रेसेस इंट्रोड्यूस हो जाएंगे, उनको हम क्या कर सकते हैं, निग्लेक्ट कर सकते हैं। तो एक तरीका तो बेंडिंग स्ट्रेसेस को रिड्यूस करने का क्या था कि आप 2 कॉलम्स दें मिनिमम बोल्ट्स के, और दूसरा तरीका क्या है कि जो ये ग्रिप लेंथ है इस ग्रिप लेंथ को 5D से कम रखें, तो भी आपके बेंडिंग स्ट्रेसेस क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे। और इसका रेफरेंस हमें मिलता है क्लॉज 10.3.3.2 से। अब आ जाते हैं शेयर पे। शेयर क्या होता है कि जब आपका ये कोई बोल्ट है, अगर इस बोल्ट को मैं यहाँ पे मैग्नीफाई कर दूं और यहाँ पे उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, तो फ्री बॉडी डायग्राम में हम देख सकते हैं कि जो बोल्ट है ये इस लाइन पे, इस पॉइंट पे, अगर हम इसको डार्कन करें तो इस पॉइंट पे वो क्या हो रहा है, शेयर हो रहा है। शेयर क्या हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे उसको एक्स्ट्रा एफर्ट लग रहा है। तो क्या होएगा कि पहले तो लोड यहाँ एक्ट कर रहा था, इस लाइन पे एक्ट कर रहा था, ऊपर वाली प्लेट के सेंटर पे एक्ट कर रहा था P, और नीचे वाले प्लेट के सेंटर पे एक्ट कर रहा था P। तो हमने क्या किया है, हमें पता है फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो हम उसको सिर्फ उठा के यहाँ ले गए हैं, इधर इस लोड को उठा के इस पॉइंट पे ले गए हैं। तो ये यहाँ पे ऐसे एक्ट कर रहा है, वैसे ही इसको उठा के मैंने कहाँ ले गया है, इधर ले गई, तो ये यहाँ पे एक्ट कर रहा है। अब क्या होगा, जो बोल्ट है ये इन जॉइंट्स, प्लेट्स के जॉइंट्स पे एक्सपीरियंस करेगा एक डिफरेंट डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स। और ये फोर्स कैसी फोर्स है, शेयर फोर्स है, क्योंकि ये चाह रही है कि ये जो बोल्ट है ये बोल्ट क्या कर जाए, टूट जाए। तो अगर हम ये पूरा बोल्ट देखें यहाँ पे, तो एक फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट कर रही है, दूसरी फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट कर रही है, और ये फोर्सेस क्या चाह रही है कि ये बोल्ट इस पर्टिकुलर जहां पे जॉइंट है यहाँ से क्या कर जाए, टूट जाए, जहां पे ये दोनों प्लेट्स ज्वाइन कर रही हैं। तो जब वो टूटेगा तो इसको टूटने को हम क्या बोलेंगे, इस पर्टिकुलर फोर्स को हम क्या नाम दे देंगे, शेयर फोर्स, क्योंकि ये क्या कोशिश कर रहा है, इस बोल्ट को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। तो इस शेयर फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, इक्वल टू
P, क्योंकि आपका हर फ्री बॉडी डायग्राम किस में रहेगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो इक्विलिब्रियम के लिए हमें ऊपर वाला जो पार्ट है, अगर हम अज्यूम कर रहे हैं कि ये बोल्ट टूट गया है, ऊपर वाला पार्ट भी किस में होएगा, इक्विलिब्रियम में होगा, नीचे वाला पार्ट भी किस में होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। तो अगर दोनों पार्ट्स इक्विलिब्रियम में हैं तो मतलब उसमें नेट फोर्स कितनी होगी, 0 होगी। ये फोर्स इस डायरेक्शन में तो एक्ट कर ही रही है, तो शेयर फोर्स कौन सी डायरेक्शन में एक्ट करेगी, ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगी, और उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, इक्वल टू द फोर्स एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन। तो दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड कितना है, P है, पर इनका डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट। इसी वजह से आपका जो फ्री बॉडी है वो किस में रह रहा है, इक्विलिब्रियम में रह रहा है। वैसे ही नीचे होगा, यहाँ पे ये इस डायरेक्शन में एक्ट कर रही है आपकी प्रिंसिपल फोर्स, तो शेयर फोर्स कौन से डायरेक्शन में एक्ट करेगी, ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगी, और उसका मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, सेम। तो हम देख सकते हैं कि ये जो लैप जॉइंट में बोल्ट है उसमें शेयर फोर्स कितनी एक्ट कर रही है, शेयर फोर्स एक्ट कर रही है इक्वल टू P। तो द रिविट्स या फिर फास्टनर्स इन लैप जॉइंट्स आर सब्जेक्टेड टू सिंगल शेयर। सिंगल शेयर मतलब सिर्फ एक ही जगह है जहां से इसको ये तोड़ना चाह रहा है, बोल्ट को तोड़ना चाह रहा है। अभी हम आगे नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि डबल शेयर क्या होता है। तो आप ये ध्यान रखें कि लैप जॉइंट में शेयर कितना होता है, सिंगल शेयर होता है। एंड बेयरिंग, व्हाट इज बेयरिंग, जब हमारा बोल्ट लोड को फेस कर रहा है तो उसका ये कॉन्टैक्ट एरिया, ये वाला जो एरिया है, ये कौन सा एरिया है, कॉन्टैक्ट एरिया। तो ये कॉन्टैक्ट एरिया एक्सपीरियंस करता है बेयरिंग फोर्स को। तो वो बेयरिंग फोर्स, अगर हम इस पर्टिकुलर फ्री बॉडी डायग्राम को देखें तो ये वाला जो मैंने लेंथ मार्क करा है, ये वाला जो एरिया मार्क करा है, ये कौन सा एरिया है, बेयरिंग एरिया। ये बेयरिंग एरिया या बेयरिंग फोर्स ही तो है जो एक्चुअल में क्या इंट्रोड्यूस कर रही है, शेयर इंट्रोड्यूस कर रही है। तो हमें हमेशा याद रखना है कि बेयरिंग स्ट्रेस क्या होता है, बेयरिंग स्ट्रेस एक कंप्रेसिव स्ट्रेस है। कंप्रेसिव स्ट्रेस है क्योंकि हर डायरेक्शन से एक्ट करेगा। ये फोर्स इधर को खींच रही है तो यहाँ पे इस डायरेक्शन में इसके पास एक बेयरिंग स्ट्रेस इंट्रोड्यूस हो जाएगा। तो बेयरिंग स्ट्रेस हमेशा कौन सा स्ट्रेस होता है, कंप्रेसिव स्ट्रेस होता है, जो डेवलप करता है कहाँ पे, कॉन्टैक्ट सरफेस ऑफ टू डिफरेंट मटेरियल्स। जो ये वाला साइड जो ग्रीन पार्ट में है, ये दो डिफरेंट मटेरियल है, बोल्ट का मटेरियल कुछ और है और प्लेट का मटेरियल कुछ और है। तो ये जब भी आपके पास जंक्शन आती है दो डिफरेंट मटेरियल्स की, तो एक कंप्रेसिव स्ट्रेस इंट्रोड्यूस होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, बेयरिंग स्ट्रेस। अब क्या है, जो शेयर स्ट्रेस है वो अगर एग्जिस्ट कर रहा है मतलब बेयरिंग स्ट्रेस तो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। तो सिंपली शेयर स्ट्रेस कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट बेयरिंग स्ट्रेस। हमने बात करी कि शेयर हो रहा है, तो शेयर हो रहा है मतलब शेयर स्ट्रेस है, शेयर स्ट्रेस है तो क्या होगा, बेयरिंग स्ट्रेस तो होगा ही होगा। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट लैप जॉइंट के केस में, इट इज द लीस्ट एफिशिएंट जॉइंट। ये जॉइंट बहुत कम एफिशिएंसी देता है हमें, इसलिए इट इज द लीस्ट एफिशिएंट जॉइंट और हम इसे अवॉइड करते हैं जितना पॉसिबल हो। नेक्स्ट आता है बट जॉइंट। बट जॉइंट्स जो हैं उस केस में आप क्या करते हैं, प्लेट्स को एंड टू एंड प्लेस करते हैं। एंड टू एंड प्लेस करने का मतलब है ये प्लेट और ये प्लेट का आपने एजेस को मैच करा दिया और उसके ऊपर क्या लगा दी, एक कवर प्लेट लगा दी। सो दिस इज द कवर प्लेट। अब जो बट जॉइंट्स हैं वो दो तरीके के हो सकते हैं, या तो सिंगल कवर बट जॉइंट हो सकता है या डबल कवर बट जॉइंट हो सकता है। फिगर में देख सकते हैं सिंगल कवर बट जॉइंट में, अगर मैं बोलूं कि कवर प्लेट्स ग्रीन में है, तो सिंगल कवर बट जॉइंट में आप देख सकते हैं कि सिर्फ एक कवर प्लेट है। किसी भी आप ऊपर या नीचे कहीं पे भी लगा सकते हैं, और ये जो व्हाइट में प्लेट्स हैं ये मेन प्लेट्स हैं। और डबल कवर बट जॉइंट में क्या होता है, ऊपर एक प्लेट होती है और नीचे भी एक प्लेट होती है। तो दोनों साइड्स पे आप प्लेट प्रोवाइड करेंगे, कवर प्लेट प्रोवाइड करेंगे, और उस टाइप के जॉइंट को हम क्या बोलेंगे, डबल कवर बट जॉइंट। बट जॉइंट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये जो एजेस हैं इनको आपने एंड टू एंड जॉइन करा है, तो इसलिए इनको बोला जाता है डबल बट जॉइंट। एडिशनल प्लेट और प्लेट्स, प्लेट किस केस में, सिंगल कवर के केस में, प्लेट्स किस केस में, डबल कवर के प्लेट्स में। अगर डबल कवर है आर कॉल्ड कवर प्लेट्स,
आर प्रोवाइडेड ऑन ईदर और बोथ साइड्स, या तो एक साइड पे प्रोवाइड करेंगे या दोनों साइड पे प्रोवाइड करेंगे। अब लोड कैसे ट्रांसफर होता है? लोड ट्रांसफर क्या करते हैं कि पहले एक मेंबर, यहाँ पे ये लोड P था, ये भी लोड P था, तो ये लोड पहले इधर से कहाँ जाएगा? कवर प्लेट में जाएगा, फिर कवर प्लेट से कहाँ जाएगा? इस प्लेट में जाएगा। तो ऐसे ये इस डायरेक्शन में लोड ट्रांसफर होता है कि लोड इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन मेंबर टू द कवर प्लेट एंड देन फ्रॉम द कवर प्लेट टू द अदर मेंबर। इस मेंबर ने कवर प्लेट को दिया, कवर प्लेट ने इस मेंबर को दिया, तो इस मैकेनिज्म से लोड ट्रांसफर हो रहा है। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं सिंगल कवर बट जॉइंट की। जैसा मैंने अभी डिस्कस किया कि अगर हम यहाँ पे देखें तो हम प्लेट्स को नाम देख सकते हैं। मेन प्लेट्स जो है उसको A और B नाम दे दिया है, और जो कवर प्लेट है उसको हमने नाम दे दिया है C। ये एंड टू एंड जॉइंट है दोनों प्लेट्स का। तो अब क्या हो रहा है? लोड ट्रांसफर होगा, प्लेट A से जाएगा प्लेट C में, और कवर प्लेट C से जाएगा प्लेट B में। So the load is transferred from plate A to cover plate C and then from cover plate C to main plate B. अब देखें अगर हम, तो लाइन ऑफ एक्शन बट जॉइंट में क्या रहता है? सेम रहता है। अगर आप देखेंगे तो इसी लाइन पे, यहाँ पे इस प्लेट में लोड एक्ट कर रहा है, और इसी लाइन पे, लाइन ऑफ एक्शन पे दूसरी प्लेट में लोड एक्ट कर रहा है। तो लाइन ऑफ एक्शन क्या रह रहा है बट जॉइंट में? सेम रह रहा है। तो लाइन ऑफ एक्शन इज सेम, फिर भी ये जॉइंट क्या है? इट इज नॉट सिमेट्रिकल। क्यों सिमेट्रिकल नहीं है? क्योंकि सिर्फ इस जॉइंट में एक साइड पे प्लेट है, दूसरी साइड क्या है? खाली है। तो इसलिए इस जॉइंट को हम सिमेट्रिकल जॉइंट नहीं बोल सकते। अब हम क्या देखने वाले हैं, इसको कंपेयर करते हैं लैप जॉइंट से। तो हम लैप जॉइंट से जब देखते हैं तो हम मानते हैं कि सिंगल कवर बट जॉइंट जो है वो लैप जॉइंट से थोड़ा ज्यादा एफिशिएंट है। बहुत एफिशिएंट तो नहीं है क्योंकि अनसिमेट्रिकल है, पर फिर भी लैप जॉइंट से तो बेटर है। नेक्स्ट आता है हमारे पास डबल कवर बट जॉइंट। डबल कवर बट जॉइंट में क्या हो रहा है? आपके पास दो कवर प्लेट्स हैं, एक कवर प्लेट ऊपर है और दूसरी कवर प्लेट नीचे है, एंड टू एंड जॉइंट है। अभी भी लाइन ऑफ एक्शन क्या रह रही है? सेम रह रही है। सो द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द टू फोर्सेस आर सेम। ये तो बट जॉइंट की प्रॉपर्टी है कि लाइन ऑफ एक्शन क्या रहेगी? सेम रहेगी। पर उसके साथ साथ ये जॉइंट कैसा है? सिमेट्रिकल है। अगर हम इस जॉइंट को देखें तो हम देख सकते हैं कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों के अबाउट ये जॉइंट कैसा है? सिमेट्रिकल है। तो इस वजह से ये जॉइंट कैसा है? इट इज द मोस्ट एफिशिएंट जॉइंट। चाहे सिंगल कवर बट जॉइंट हो, चाहे लैप जॉइंट हो, चाहे डबल कवर बट जॉइंट हो, सबसे ज्यादा एफिशिएंट कौन रहेगा? डबल कवर बट जॉइंट। अब यहाँ पे जो फास्टनर है वो किस में रहेगा? डबल शेयर। हमने डिस्कस किया था लैप जॉइंट में कि फास्टनर किस में रहता है? सिंगल शेयर में। यहाँ पे भी फास्टनर किस में रहता है? सिंगल शेयर में रहता है, क्योंकि ये एक ही पॉइंट है जहां पे ये बोल्ट को तोड़ने की कोशिश करेंगे इस जॉइंट पे। तो ये यहाँ पे भी किस में रहता है? सिंगल शेयर में। बट डबल कवर बट जॉइंट में किस में रहता है? डबल शेयर में। So the total shear to be transmitted is split into two parts and the force acts on each half. इसका क्या मतलब है? अब देखिए, अगर हम एक बड़ा बोल्ट बना देते हैं इसको मैग्नीफाई करके, तो हम देख सकते हैं कि बोल्ट के यहाँ पे भी प्लेट, ऊपर वाली कवर प्लेट के साथ जॉइंट है, फिर यहाँ पे नीचे वाली कवर प्लेट के साथ जॉइंट है। तो हमारे पास ये दो प्लेसेस हो गई, एक प्लेस ये जहां पे जॉइंट आ रहा है, और एक प्लेस ये जो मैंने यहाँ पे डॉटेड लाइन से शो कर दिया है। अब क्या होगा कि लोड तो इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, एक इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, एक इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, क्योंकि लाइन ऑफ फोर्स क्या है? वो तो सेम है, लाइन ऑफ एक्शन क्या है? सेम है। अब अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, तो फ्री बॉडी डायग्राम में मैं नोटिस करती हूँ कि क्योंकि बेयरिंग स्ट्रेस एक्ट करेगा, बेयरिंग स्ट्रेस कहाँ पे एक्ट करेगा? इस पूरे फेस पे बेयरिंग स्ट्रेस एक्ट करेगा। तो बेयरिंग स्ट्रेस अगर एक्ट कर रहा है तो फिर क्या एक्ट करेगा उसके साथ? शेयर स्ट्रेस तो एक्ट करेगा ही करेगा, हमने लास्ट स्लाइड में देखा था। तो क्या होगा कि आपका जो लोड है, ये लोड इस मेंबर ने, इस बोल्ट ने लेना था, ये लोड क्या कर जा रहा है? डिवाइड हो जाएगा। कुछ लोड यहाँ पे आ रहा है, लोड P,
अब कुछ लोड किस में चला जाएगा, कवर प्लेट में चला जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ वाला लोड जो था, आधा लोड किसने ले लिया, कवर प्लेट ए ने ले लिया। इसको बोल दिया कवर प्लेट ए और इसको बोल दिया कवर प्लेट बी। सो दिस इज ए एंड दिस इज बी। तो कवर प्लेट ए और कवर प्लेट बी ने लोड शेयर कर दिया। जो यहाँ से आ रहा था, पहले वो लोड इधर एक्ट कर रहा था, पर अब हमने उसको शिफ्ट करा दिया और शिफ्ट करा के कहाँ ले गए, कुछ ऊपर ले गए, कुछ नीचे ले गए। तो अब अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं तो आप देखिए, जहां पे जॉइंट आ रहा है वहां से ये क्या करने की कोशिश करेगा, बोल्ट को तोड़ने की कोशिश करेंगे। बोल्ट को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं तो ऊपर लोड कितना था, P/2। और अब P/2 तो नीचे शेयर भी कितना आएगा, P/2 का शेयर आएगा। और शेयर किस में एक्ट करता है, सेम एक्ट करेगा एक पर्टिकुलर सेक्शन पे। तो अगर इस डायरेक्शन में P/2 है तो इस डायरेक्शन में भी कितना रहेगा, P/2 ही रहेगा। वैसे ही नीचे वाले फ्री बॉडी डायग्राम को देखते हैं। ये ऊपर वाले का नाम ए था, कवर प्लेट, और ये नीचे क्या थी, बी थी। तो हम उसी पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नीचे P/2 फिर से एक्ट कर रहा था, तो शेयर ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगा कितना, P/2। तो इसके एडजेसेंट जो यहाँ पे जॉइंट है उसमें ऑपोजिट डायरेक्शन में फिर से कितना लोड हो जाएगा, P/2। क्योंकि एक ही डायरेक्शन में अगर लोड रहेगा तो मतलब फिर तो बोल्ट हमेशा टूटेगा ही टूटेगा। इसलिए जब भी आप कट लगाते हैं तो हमेशा दो डायरेक्शंस में इक्वल अमाउंट का फोर्स आता है या लोड आता है। तो इस वाला लोड यहाँ पे ट्रांसफर हो गया ऑपोजिट डायरेक्शन में, ये वाला लोड यहाँ पे ट्रांसफर हो गया ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो इन दोनों का सम क्या हो गया, P, क्योंकि इसी डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं। और इस फोर्स का सम कितना हो गया, ये फोर्स तो ऑब्वियसली पहले से ही कितनी है, इक्वल टू P है, इस डायरेक्शन में एक्ट कर रही है। तो अल्टीमेटली हर फ्री बॉडी किस में हो गई है, इक्विलिब्रियम में हो गई है। किससे, शेयरिंग फोर्स और बेयरिंग फोर्स के कॉम्बिनेशन से। बेयरिंग फोर्स सेक्शन ए और बी पे कितना एक्ट कर रहा है, इक्वल टू P/2। और बीच का सेक्शन उस पे कितना एक्ट कर रहा है, बेयरिंग फोर्स इक्वल टू P। और फिर हमने जब शेयरिंग करी इसकी तो हमने देखा कि ऊपर वाले सेक्शन के इक्विलिब्रियम के लिए P/2 यहाँ था तो यहाँ ट्रांसफर हो गया। सिमिलरली यहाँ P/2 था तो यहाँ पे भी P/2 ट्रांसफर हो गया। इन दोनों P/2 का सम किसके इक्वल हो गया, इक्वल टू P। तो अल्टीमेटली पूरा फ्री बॉडी डायग्राम किस में रह गया है, इक्विलिब्रियम में रह गया है। इसीलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो टोटल शेयर है वो ट्रांसमिट होता है कैसे होके, स्प्लिट होके दो पार्ट्स में। एक पार्ट ऊपर वाला पार्ट है, एक पार्ट नीचे वाला पार्ट है। जबकि सिंगल शेयर में ये सिर्फ एक ही पार्ट में स्प्लिट हो रहा था। तो ये इम्पोर्टेंट है हमें ध्यान रखना। और इसकी वजह से क्या हो रहा है कि फोर्स जो हो जा रही है वो आधी हो जा रही है। पिछले केस में हम शेयर फोर्स कितनी एक्सपीरियंस कर रहे थे, इक्वल टू P। जब सिंगल शेयर था तो शेयर फोर्स कितनी थी, इक्वल टू P। बट जब डबल शेयर है तो शेयर फोर्स किसके इक्वल हो गई, P/2। तो मतलब हमने फोर्स को क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया। अब अगर हम देखें तो ये बात होगी सारे हमारे डबल कवर बट जॉइंट की। अब कंपेयर करते हैं बट जॉइंट को लैप जॉइंट से। तो सबसे पहले तो शेयर कैरिंग कैपेसिटी पे डिस्कशन कर लेते हैं। द शेयर कैरिंग कैपेसिटी ऑफ बोल्ट इन अ डबल बट जॉइंट इज डबल दैट ऑफ लैप जॉइंट। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक शेयर में कितना ले रहा है, वो P ही ले पा रहा है, पर यहाँ पे कितना ले रहा है, P/2। तो इसको अगर मैं क्या कर सकती हूँ, लोड इंक्रीज कर सकती हूँ। ऑब्वियसली फिर शेयर कैरिंग कैपेसिटी क्या हो गई, डबल हो गई। क्योंकि चाहे वो दो जगह से शेयर हो रहा है पर एक क्रॉस सेक्शन की शेयर कैपेसिटी तो क्या रहेगी, सेम ही रहेगी। अगर सिंगल शेयर में है तो उसको कितना फोर्स एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, P एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। यहाँ कितना एक्सपीरियंस कर रहा है, P/2। तो बट जॉइंट की शेयर कैपेसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। नेक्स्ट आता है, इन डबल कवर बट जॉइंट इसेंट्रिसिटी ऑफ फोर्सेस डज नॉट एग्जिस्ट। अब यहाँ देख सकते हैं डबल कवर बट जॉइंट में कोई भी इसेंट्रिसिटी नहीं है, बट लैप जॉइंट के केस में इसेंट्रिसिटी है, क्योंकि लाइन ऑफ एक्शन क्या है, डिफरेंट है। तो बट जॉइंट में नो इसेंट्रिसिटी, लैप जॉइंट में इट इज इसेंट्रिक। फिर बेंडिंग स्ट्रेसेस की बात आती है, क्योंकि लैप जॉइंट में इसेंट्रिसिटी है तो बेंडिंग स्ट्रेसेस क्या करेंगे, एग्जिस्ट करेंगे। बट जॉइंट में, डबल कवर बट जॉइंट में इसेंट्रिसिटी ही नहीं है तो बेंडिंग स्ट्रेसेस भी क्या होंगे, नहीं होंगे।
तो ये भी एक फायदा है बट जॉइंट का, डबल कवर बट जॉइंट का, कि बेंडिंग स्ट्रेसेस नहीं है ना ही इसेंट्रिसिटी है। तो इसलिए आप इन सब से देख सकते हैं कि डबल कवर बट जॉइंट जो है वो ज्यादा एफिशिएंट है, या इट इज द मोस्ट एफिशिएंट। और लीस्ट एफिशिएंट कौन है? लैप जॉइंट है, क्योंकि यहाँ पे इसेंट्रिसिटी भी है, कपल प्रोड्यूस हो रहा है, बेंडिंग स्ट्रेसेस आ रहे हैं, और शेयर कैपेसिटी भी क्या है? कम है। सो इस सब से हम कंक्लूड करते हैं कि डबल कवर बट जॉइंट जो है वो दैट इज द मोस्ट एफिशिएंट एंड लैप जॉइंट is the least efficient. So in this lecture we covered lap joints and butt joints. I hope this lecture was useful to you. Thank you and stay tuned.